जय हिंद बेटा। आज की क्लास में जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे भी आपको पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्वेश्चंस जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। कुछ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो शायद फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच कंट्री इज नोन एज अ शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? नॉर्वे, स्वीडन, इंडिया और कूबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज कूबा। कूबा इज ए करेक्ट आंसर। दो अगर हम शुगर की बात करें तो आपका इंडिया और ब्राजील, ये दोनों ही हमेशा कंपटीशन में चले रहते हैं। कभी इंडिया नंबर 1 आता है, कभी ब्राजील जो है वो नंबर 1 पे आता है। जैसे इस टाइम पे इंडिया नंबर 1 है शुगर में, बट शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कूबा को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप हुई थी स्टार्टिंग में। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है येलो रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और इंडिया। येलो रिवर कौन सी नदी से बहती है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। येलो रिवर जो है वो चाइना से होके फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी? फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी के नाम से हम किसे जानते हैं? देन करेक्ट आंसर जो है बेसिकली फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी के नाम से आचार्य कपिला को हम जानते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन है आचार्य कपिला इज नोन एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। लेकिन बहुत सारी आचार्य कपिला जिन्होंने संख्या फिलॉसफी को जो है उसके फाउंडर थे, बट बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न जो पीपल हैं, फिलोसफर्स हैं, वो उसको आचार्य कपिला को नहीं मानते हैं। ठीक है ना, वो एक अनदर पर्सनालिटी को भी मानते हैं कि ही इज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज आचार्य कपिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड क्या है? देन राइट आंसर इज सिरिस डी। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड जो है प्लैनेट से टूटे हुए ऐसे रॉक्स के टुकड़े होते हैं या फिर जो भी डिब्रिस है उसका मलबा है। ठीक है, वो इतनी बड़ी शेप नहीं ले पाते कि वो एक प्लैनेट बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर हैज द लोएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट? सबसे ज्यादा कम डेंसिटी किसकी है जितनी भी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की? देन द राइट आंसर इज सियाल। ठीक है, सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एंड दिस इज द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट की जो है वो लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन जापान? जापान में सबसे एक्टिव वॉल्केनो जो है द राइट ऑप्शन दैट इज सुकुराजिमा। ठीक है, साकुराजिमा। अब इनके नेम थोड़े ऐसे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर? ठीक है, तो सब पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल ऑफ द लैंड जो पानी से सराउंडेड रहती है, तो द राइट आंसर इज आइलैंड। ठीक है, क्योंकि सॉरी 3 साइड से नहीं, ये था आपका। देन करेक्ट आंसर इज आइलैंड। यहाँ पे जमीन का टुकड़ा रहेगा, चारों तरफ से क्या रहेगा? यहाँ पे वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर बाय द 3 साइड? जैसे कि आपका ये इंडिया का हिस्सा है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। देन करेक्ट आंसर इज पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द नेचुरली formed narrow typical navigable waterway that connects the two large water bodies? Then correct answer is strait. स्ट्रेट एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी, एक नैरो चैनल होता है जो नेविगेबल है, मतलब उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं, और वो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं, यहाँ पे आपका श्रीलंका है तो ये पाक स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, इनको आपस में ये कनेक्ट करता है, 2 वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कियोपेलिग्यू? आर्कियोपेलिग्यू किसे बोलते हैं? द सर्कुलर कोरल रीफ दैट एनक्लोजेज अ शैलो लेगून, अ चेन एंड द सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप टुगेदर, द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ, और नन ऑफ दीज। देन करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, आर्कियोपेलिग्यू क्या बोलते हैं? छोटे छोटे आइलैंड्स ऐसे अलग अलग से फैले होते हैं, वो एक पूरा उनका एक ग्रुप बन जाता है, जैसे कि आपका इंडोनेशिया। ठीक है, छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं, तो वो एक आर्कियोपेलिग्यू। अंडमान एंड निकोबार जैसे आप थोड़ा उसका एग्जांपल ले सकते हैं।
एलोंगनेटेड है, ऐसे थोड़े थोड़े से आपके फैले फैले हुए हैं, तो दैट इज आर्कियोपेलिगो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कियोपेलिगो इन द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया वही बताया इसका आंसर, देन करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आर्कियोपेलिगो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ड्यू टू, मतलब सर्दर्न हेमिस्फीयर अगर हम पूरे इसको बांट दें तो ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर है और ऊपर वाला जो है दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो विंड्स जो है बेटा वो कह रहे हैं कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? टेम्परेचर वेरिएशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिफरेंस इन द प्रेशर और डिफरेंस इन द वाटर कंटेंट। दैट राइट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या होता है? एक कैरोलिस आप बोल सकते हैं इफेक्ट है। ठीक है ना, कैरोलिस इफेक्ट है, एक्चुअली में ये कैरोलिस फोर्स है जो ये बोलती है कि अर्थ अपने जब एक्सेस पे रोटेट होता है तो उससे जो एयर है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं? राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ में किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो तो राइट की तरफ मुड़ जाते हैं और सर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। इंडिया में मॉनसून आने के लिए ये जो आपका कैरोलिस फोर्स है ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है बेटा। ठीक है, लोकल थंडर स्टॉर्म विच आर नोन एज अ नॉर्थ वेस्टर कौन से कंट्री में एरिया में प्रोमिनेंट है? मतलब कंट्री बोला था, सॉरी एरिया में मतलब स्टेट में। पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देन करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, इनको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। लोकल रेन है ये बिफोर मॉनसून आती हैं, स्पेशली थंडरस्टॉर्म ऐसे तूफान भरे आंधियां ये सब चलती हैं। वार्म ड्राई विंड्स ब्लोइंग डाउन द ईस्ट स्लोप्स ऑफ द रॉकी आर नोन एज, मतलब रॉकी माउंटेन से चलने वाली हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज चिनूक। ठीक है, ऑप्शन डी। The warm winds blowing down the east slopes of the Rockies known as a Chinook। ये warm dry winds है बेटा। ठीक है ना, और ये रॉकी माउंटेन्स की वहां चलती हैं। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में होने वाली प्रोसेस की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? देन करेक्ट आंसर इज मीट्रोलॉजी। तभी आपको पता ना जितने भी वेदर फोरकास्टिंग है ये सारी सब कुछ जो है ना बेटा ये मीट्रोलॉजी के थ्रू ही की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच थिंग। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो आपकी ह्यूमिडिटी है उसको हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर से, सॉरी किससे मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ओके सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एट अ लो एलिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स आर टू बी फाउंड। लो एलिवेशन पे कौन से क्लाउड्स जो है बेटा वो मिलते हैं? तो लो एलिवेशन पे मिलते हैं निम्बस। ठीक है, निम्बस क्लाउड्स आर फाउंड ऑन द लो एलिवेशन। ठीक है, ये अबाउट 6000 फीट इन द स्काई पे हमें देखने को मिलते हैं बेटा। ओके, तो एक क्वेश्चन इसको स्किप कर देते हैं बिकॉज थोड़ा सा लिटिल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अभी इस पे नहीं जाएंगे, हम इजी क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड पे थोड़ा मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर मैंने पहले टिक लगा था, ब्रेस्फेयर। ठीक है ना, द इनर मोस्ट जो लेयर है कोर है। ठीक है, उसको हम कोर भी बोलते हैं और ब्रेस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, इसको नीफे भी बोलते हैं। ठीक है ना, निकल प्लस आयरन, Fe मीन्स आयरन, तो निकल एंड फेरस आयरन मीन्स निकल और आयरन का जो है इसमें मिक्सचर होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर हमने इसको देखना हो बेटा तो ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिना, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, ठीक है ना, आइनोस्फेयर में रेडियो एक्टिविटी और सब कुछ होता है, और मीजोस्फेयर में ऑरेरा। तो करेक्ट अगर इसमें हम ऑप्शन देखेंगे बेटा दैट इज डी। तो सिर्फ 1, 2 and 3 ही करेक्टली मैच है, 4 इज रॉन्ग। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दे आर करेक्टली मैच। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। द ड्राई विंड सेंटा आना कहाँ पे ब्लो करती है बेटा? ये विंड्स ब्लो करती है कैलिफोर्निया में। कहाँ ब्लो करती है? कैलिफोर्निया में ब्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर अबव द अर्थ सरफेस विच इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द
इक्वेटर, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज अ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। वो ट्रोपोस्फेयर है जो इक्वेटर से आपकी 16 किलोमीटर है, पोल से जो है वो 8 किलोमीटर, बिकॉज पोल्स पे जो है ना वो बिल्कुल आपके डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। द लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर विच इज कंपोज पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड, वी ऑल नो दैट इज आइनोस्फेयर, okay. Next है doldrums are high latitude with the heavy snow, equatorial zone with the low pressure, high pressure areas on the mountains or subpolar zone of the high pressure. Then correct answer is B. Doldrums are equatorial zone with the low pressure because equator पे हमेशा weather कैसा होता है, hot. हॉट होने की वजह से वहां पे प्रेशर कौन सा बना रहता है बेटा, लो. एज दिस रीजन लाइज अलोंग द इक्वेटर इट रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब सन की रोशनी इसको सबसे ज्यादा मिलती है. ड्यू टू इंटेंस हीटिंग एयर गेट्स वार्म्ड अप एंड राइज अबव द इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है ना, जिसको कि कन्वेक्शन बोलते हैं. हवा गर्म होती है, गर्म होने से ऊपर उठती है, ठीक है ना. बाद में उसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बाद में जाके उसकी बारिश हो जाती है, ठीक है. तो आपने याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे. कल फिर हम थोड़े से और क्वेश्चंस लेके मिलेंगे, ठीक है. हवाई आइलैंड आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न Atlantic Ocean, Southern Atlantic Ocean, Northern Pacific Ocean, or Southern Pacific Ocean. Then correct answer is North Pacific Ocean, ठीक है. North Pacific Ocean में आपके हवाई आइलैंड्स लोकेटेड हैं. So these are the question for today of the World Geography. World Geography के अगले क्वेश्चंस लेके हम कल मिलेंगे. तब तक जय हिंद, टेक केयर. और वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी.